नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सभी को नंदलाल जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम राजस्थान ज्योग्राफी की वापस से एक बार क्लास शुरू कर रहे हैं। जो टॉपिक आज लेंगे हम, वो लेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। परिचय, नामकरण परिचय से संबंधित क्लास हम कर चुके हैं। जो आज का टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ भौतिक प्रदेश से मतलब होता है कोई भी जो स्टेट होता है ना, उसमें जलवायु अलग अलग तरह की है। उसके अलावा उच्चावच अलग अलग तरह का है। उसके हिसाब से उसके भौतिक प्रदेश डिसाइड होते हैं। तो राजस्थान में भी जैसे अलग अलग लोगों ने, हरिमोहन सक्सेना जी का मान लें, तिवारी जी मान लें, रामलोचन सिंह जी जो हैं उनकी तरफ से मान लें, सबने अपनी तरफ से राजस्थान के प्रदेशों का वर्गीकरण दिया है। हम पहले थोड़ा सा एक सामान्य वर्गीकरण देखेंगे। उसके बाद उन्होंने अलग अलग, सक्सेना जी ने कितने बताए, उसके अलावा आर एल सिंह जी ने कितने बताए, वी सी मिश्रा जी ने कितने बताए, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक समझ के साथ शुरुआत करते हैं। दो तरह के राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण है। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण, और सेकंड आप इसका कर सकते हो व्यक्तिगत वर्गीकरण, जो सक्सेना जी या वी सी मिश्रा जी के द्वारा दिया गया। उनके बारे में हम लास्ट में एक बार क्लास के एंड में बात करेंगे। शुरुआत सामान्य वर्गीकरण से ही करते हैं। सामान्य वर्गीकरण में जैसे कि आपने कभी ना कभी अगर राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास ली है, देखा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर मरुस्थल है, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर पश्चिमी मरुस्थल से पूर्व की तरफ आएंगे तो पहाड़ी की एक लंबी श्रृंखला है, अरावली प्रदेश जिसको हम कहते हैं, वो दूसरा भौतिक प्रदेश हो गया। उससे पूर्व की तरफ चलेंगे तो जहाँ पे खेती होती है, पानी की व्यवस्था है, खेती होती है अच्छे से, वो है मैदानी क्षेत्र। तो चूंकि पूर्व की तरफ स्थित है तो उसको कह देंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और उससे थोड़ा नीचे अगर जाएंगे, जहाँ पर बिल्कुल काली मिट्टी मिलती है हमें, वो क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। इस तरह से चार तरह का जो सामान्य वर्गीकरण है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का, वो है। कौन सा कैसे बना राजस्थान का सामान्य, ये जो मरुस्थल आज हम देखते हैं, वो किस तरह से अस्तित्व में आया, ये किसका भाग है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ बोर्ड पर देखा राजस्थान के भौतिक प्रदेश क्या होते हैं। भौतिक प्रदेश तो कोई भी स्टेट बहुत सारे इस तरह के प्रदेशों में बटा होता है, और उसका एक रीजन होता है। जैसे बारिश कम होगी तो वहाँ मरुस्थल होगा, पहाड़ी क्षेत्र होगा। मिट्टी का जो निर्धारण होता है वो भी आपकी जो जलवायु होती है उसकी वजह से होता है, बारिश की मात्रा की वजह से होता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो उनको डिवाइड किया जाता है उसकी विशेषताओं के आधार पर। तो राजस्थान का दो तरह का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं, सामान्य वर्गीकरण और व्यक्तिगत वर्गीकरण। सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण की बात करें, और बहुत आराम से समझ समझ के हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। कहीं भी ऐसा अगर कोई टॉपिक आता है जहाँ थोड़ा सा टाइम लेने की आवश्यकता है, वहाँ हम टाइम लेंगे। सामान्य वर्गीकरण में सबसे पहला लिखते हैं, नंबर वन आप लगा सकते हैं, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। सेकंड अगर देखें, हम चल रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो दूसरे नंबर पे होगा अरावली प्रदेश। थर्ड पर अगर चलेंगे,
इसी तरह से चलते हुए पश्चिम में रेतीला मरुस्थल है, उसके बाद अरावली प्रदेश है, उसके बाद हम ले सकते हैं नंबर 3 पर पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहां पर जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, खेती होती है। और सबसे लास्ट और नंबर 4 पर है जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये किस किस के भाग हैं उनके बारे में भी हम एक बार बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पश्चिम की तरफ से हमने चलना शुरू किया, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। सेकंड नंबर पर है एक पहाड़ों की पर्वतों की श्रृंखला है लंबी, अरावली प्रदेश। थर्ड पर है पूर्वी मैदानी प्रदेश। नंबर 4 पर है दक्षिणी पूर्वी पठार। इनमें से अगर बात करें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो दो भाग हैं, नंबर फर्स्ट पर जो लिखा हुआ है और नंबर थर्ड पर जो लिखा हुआ है, ये दोनों भारत के कौन से भूभाग का हिस्सा है, तो वो भी आप ध्यान से सुन लें। ये दोनों मिला करके भारत का जो उत्तरी विशाल मैदान है, अगर हम भारत का डिवाइडेशन पढ़ेंगे, भारत का विभाजन पढ़ेंगे भौतिक प्रदेशों के हिसाब से, हरपुल जी सर ने आपको पढ़ाया होगा या नहीं पढ़ाया तो आगे की क्लासों में पढ़ाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि भारत के अंदर एक भौतिक प्रदेश है उत्तर का विशाल मैदान, उसी का हिस्सा है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और उसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसके अलावा दो जो बच गए, नंबर सेकंड पर अरावली प्रदेश जो है और नंबर 4 पर दक्षिणी पूर्वी पठार, वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार वाले भाग का हिस्सा है। तो भारत के दो ऐसे भौतिक प्रदेश हैं जो राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं और उन्हीं के सब डिवीजन होकर के 4 हो जाते हैं। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश भारत के उत्तर के विशाल मैदान का हिस्सा है। इसके अलावा अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठार जो है वो भारत के ही प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उसका हिस्सा है। तो सभी बच्चे एक बार नोट्स बनाने के हिसाब से इसको एक बार नोट करें फटाफट। अच्छा, आपके पास ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, ऐप में भी रहेगा, तो उसमें आराम से आप इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। मैं इससे आगे की तरफ मूव करता हूँ। सेकंड, मैंने अभी जो डिस्कस किया वो बिंदु हम लिखेंगे। उसमें बिंदु क्या है, ये जो मैंने बनाया है साइन, इसकी जगह आप एरो बना सकते हैं या अपने हिसाब से जो भी। इसमें हम लिखेंगे भारत के दो भौतिक प्रदेश, राजस्थान में मौजूद हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो है उत्तर का विशाल मैदान, और इसी के दो भाग हैं, इसी के दो उपभाग आप कह लो, जो कि अपने भारत में हैं। इनमें से राजस्थान में कौन कौन से हैं, तो उत्तर का विशाल मैदान में से एक तो है पश्चिम का, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ये पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिम का रेतीला मरुस्थल, रेतीला मरुस्थल। इसी तरह से सेकंड जो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये दो भाग तो हैं उत्तर का विशाल मैदान के। और सेकंड जो है भारत का दूसरा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राजस्थान में मौजूद है, तो उसमें हम लिखेंगे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, और उससे उसके कौन कौन से दो उपप्रभाग यहाँ हैं, तो इसमें आप लिखेंगे नीचे की तरफ, एक तो है अरावली प्रदेश, और सेकंड वाला जो है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये इस तरह से हमने देखा अब तक। राजस्थान के सामान्य वर्गीकरण के अंदर अगर हम भौतिक प्रदेशों को बांटेंगे तो 4 तरह के भौतिक प्रदेश जो हैं वो राजस्थान में हैं।
सबसे पहला हमने देखा पश्चिम का रेतीला मरुस्थल। उसके बाद जब आप पूर्व की तरफ आते हो तो एक लंबी पर्वतों की श्रृंखला है अरावली। उसके और पूर्व की तरफ चलेंगे तो ऊपर की तरफ पूर्व और उत्तर की तरफ देखेंगे तो पूर्व का विशाल मैदान है। और जस्ट नीचे की तरफ बिल्कुल दक्षिण पूर्व में तो पठारी प्रदेश है, जो कि राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों के भाग हैं। उसमें से उत्तर का विशाल मैदान के दो भाग यहाँ पर हैं। इसके अलावा दक्षिण का प्रायद्वीपीय जो पठार है उसके भी दो भाग हैं। ये अपना यहाँ तक हो गया। अब इससे आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा हम डिवाइड कर लें किसका कितना क्षेत्र अपने यहाँ है। अगर बात करें वापस से उनको सीक्वेंस से लिख करके कि पश्चिम का रेतीला मरुस्थल, उसका तो कितना भाग है, सेकंड। अरावली प्रदेश का कितना भाग है, ये एक टेबल के फॉर्म में लिख लें आप। इसके अलावा नंबर थर्ड, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और नंबर फोर्थ, दक्षिण पूर्वी पठार। अब हम इसमें से देखने वाले हैं कि संपूर्ण जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग इनमें से कौन सा है। तो आप ऊपर इसी तरह से एक टेबल के फॉर्म में लिखवाने के लिए मैं आपको ऊपर हेडिंग बता देता हूं। देखिए ये तो है अपने राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आप लिख लो भाग प्रतिशत, भाई कितने प्रतिशत भाग राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का इनमें से कौन कौन सा है। और थर्ड हम लिख लेंगे जनसंख्या का कितना प्रतिशत इनमें से अलग अलग में है, भाई कौन से वाले भौतिक भूभाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है। और हम इसको 100% मान के करने वाले हैं। 100% का मतलब ये है कि जनसंख्या 100% और हमारा जो संपूर्ण क्षेत्रफल है राजस्थान का वो 100%, उसका कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है, कितना प्रतिशत भाग अरावली प्रदेश है, कितना पूर्वी मैदानी प्रदेश है और कितना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। इसमें से पश्चिम का रेतीला मरुस्थल अगर हम देखें, पश्चिम का रेतीला मरुस्थल है 61.11%। इसमें अगर राउंड फिगर में कई बार एग्जाम में आता है तो ये 61 भी दे सकता है। इसके अलावा अरावली प्रदेश जो है वो है लगभग 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश जो है ये 23.30%। पॉइंट के बाद जीरो लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते हैं तो भी ठीक है। ये थोड़ा सा विजिबल मुझे लगता है कम होगा, मैं इसका रंग चेंज करके लिख देता हूँ एक बार। 23.30%। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो बच गया वो है लगभग 6.59%। बच्चे थोड़ा सा कि इसमें ध्यान ये देंगे, कई गाइडों में कई बुक्स में आपको मिलेगा ये 6.89%, जबकि वो सही नहीं है। अगर ये 6.89 होता है तो आप जोड़ करके जब देखेंगे तो ये 100% से ऊपर जाएगा। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सुधार का ध्यान रखना। 6.59 या ये जनरली क्या दे देते हैं 7%। कई बार 7% दे सकते हैं इसको, कई बार इसको 23% दे देते हैं, इसको 61 अगर राउंड फिगर में दें पॉइंटों में नहीं दें तो क्षेत्रफल आपको 61% दे सकते हैं पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। इसके अलावा अरावली 9% है ही। ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है इसको 23.30% दे देता है और दक्षिणी पूर्वी पठार को 6.59% दे देता है। अब इसमें देख लेते हैं जनसंख्या। कौन से वाले भाग में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो चूंकि देखो पश्चिम का जो रेतीला मरुस्थल है वहां पे बहुत ज्यादा रहने के लिए कंडीशन नहीं होती, वहां पानी की कमी होती है एक तो, और वहां जो जमीन होती है उसमें थोड़ी सी नमक की मात्रा होती है, बहुत ज्यादा उपजाऊ भी नहीं होता। तो जनसंख्या का जो बसाव होता है
वो उस क्षेत्र की जो जोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं उनके हिसाब से होता है। किस तरह की वहाँ जलवायु है, किस तरह की सुविधाएं हैं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं है, जमीन वहाँ की उपजाऊ है या नहीं है। इस तरह से वहाँ जनरली जो बसावट देखी जाती है किसी क्षेत्र की, आप पुराने समय में अगर उठा करके देखेंगे, हिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते होंगे, जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो जनरली जो नदी का एरिया है, नदी घाटी के जो एरिया हैं वहीं पर होता है। कारण क्या है कि वहाँ आराम से पानी मिल जाता है और कृषि के लिए जमीन भी मिल जाती थी, तो इस वजह से लोग वहीं रहना पसंद करते थे ज्यादा। इसी और यही कारण आज भी काम करता है, जहाँ सुविधाएं अच्छी मिलेंगी लोग वहीं रहेंगे। तो पश्चिम का रेतीला मरुस्थल जो है, वहां पर लगभग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या का टोटल जो जनसंख्या है 100%, उसमें से 40% निवास करती है अपने पश्चिम का रेतीला मरुस्थल में। अरावली प्रदेश में अगर बात करें तो 9% तो है उसका क्षेत्रफल, और 10% वहां रहती है जनसंख्या। इसके अलावा पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23.30% तो है उसका क्षेत्रफल में भाग पार्टीशन, और टोटल जो जनसंख्या वहां निवास करती है वो 39%। अब आप रेशियो देखेंगे तो देख सकते हैं, पूर्व का जो मैदानी प्रदेश है उसमें केवल, अगर राउंड फिगर में माने तो 23% जो क्षेत्रफल है उसी के अंदर कितनी जनसंख्या रह रही है, 39%। सबसे ज्यादा अगर बात करें अधिकता लोगों की रहने की, तो कहाँ पर है, पूर्वी मैदानी। और उसका सीधा रीजन वही जो मैं बता रहा था अभी, वही है वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ पानी की व्यवस्था, इसके अलावा और भी बहुत सारी सुख सुविधाएं, वहाँ वर्षा की मात्रा, ये सब यहाँ ज्यादा है, वहाँ की जमीन उपजाऊ है, इसलिए पूर्वी मैदानी प्रदेश में लोग रहते हैं 39%। और दक्षिणी पूर्वी पठार की अगर बात करें तो 40 और 10 कितने हुए, मैं कह रहा था आपको 100% मानना है जनसंख्या को, तो 40 और 10 50, 50 और 30 89, तो कितने परसेंट रह गई, 11% जनसंख्या दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में निवास करती है। दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो जनसंख्या का भी कितना, 100% डिवाइड हमने कर दिया, और अगर इसको भी जोड़ेंगे तो 61.11, इसको और आप घर पे कैलकुलेट कर लेना, ये पूरा कितना है, 100%। तो ये टेबल सारे बच्चे लिख लें, राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक तरफ है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत भाग है वो एक तरफ है, और जनसंख्या का प्रतिशत जो है, कौन से वाले क्षेत्र में कौन सी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, कौन से भौतिक प्रदेश में कितनी जनसंख्या रहती है, वो सारों की टेबल है यहाँ। ये सारे डाटा एक बार आप लिख लें। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। चलिए, अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे, जब आपकी क्लास चल रही है और आपको ऐप में देखनी है तो उस समय थोड़ा सा समझाते समय नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके पास क्लास है मौजूद, आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन जब समझाया जा रहा है, जब आपकी तरफ कैमरे की तरफ बात करके टीचर कह रहा है कुछ, तो उस समय केवल और केवल सुनने में और समझने में ध्यान देना है। क्योंकि आपको जो ये चीज़ें दिख रही है ना लिखी हुई, ये डाटा आपको बुक्स में मिल जाएगा। हो सकता है किसी ऑथेंटिक में ज़्यादा अच्छे से मिले, और जो गाइडें मार्केट में उनमें कुछ में मिसप्रिंट भी मिल जाए, लेकिन हमें मिल जाएगा डाटा। ध्यान क्या रखना है क्लास के अंदर, बेसिकली समझने पे ध्यान दो, ताकि सुन करके, कई बार चीज़ें क्या होती हैं सुनने से देखने से ज़्यादा याद होती हैं, और हमारा कोशिश यही रहती है, कोचिंग करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि सर से एक तो थोड़ा सा समझ लें, उसके अलावा हम चीज़ों को सुन करके याद भी कर पाएँ, हमारे लिए थोड़ा सरल हो जाए उनको याद करना। तो जब समझाया जाए केवल देखें, और जब मैं साइड में हो जाऊं, जैसे इस तरह से मैं साइड हो जाऊंगा, उस समय वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें लिख लें। नेक्स्ट, देखिए अब तक हमने देख लिया राजस्थान के भौतिक प्रदेश, उसके बाद हमने देख लिया उनका प्रतिशत कितना कितना है, और जनसंख्या उनमें कितनी कितनी निवास करती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं जो हमारा सबसे पहला भौतिक प्रदेश है, सीक्वेंस से ही चलेंगे हम। राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। अब जैसे जनरली देखो, मरुस्थल शब्द अगर दिमाग में आता है, हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, हमने ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं कोचिंग के साथ फाउंडेशन बैच में, वो सब 10+2 पास आउट हैं, तो उन्होंने
कहीं ना कहीं चीजें पढ़ी हैं, और जहां भी उन्होंने मरुस्थल का नाम पढ़ा होगा उनके दिमाग में सीधी एक ही बात आती है कि मरुस्थल है तो वहाँ क्या क्या चीजें होंगी। एक तो वहाँ जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी होगी, बालू के कण वहाँ थोड़े से मोटे होंगे, वर्षा की मात्रा बहुत कम होगी वहाँ पर, लोगों की बसावट जो है वो विरल होगी। विरल का मतलब लोग दूर दूर रहेंगे, क्षेत्रफल ज्यादा और रहने वाले लोग कम। तो ये सारी चीजें, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, रात को ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ेगी। मतलब वातावरण के अंदर दैनिक जो तापांतर है, तापांतर का मतलब होता है दिन का तापमान, और रात को 12-1 बजे के बाद जब पूरी जमीन पूरी जो रेत है वो ठंडी हो जाती है उसके बाद का तापमान। ये तो ये बेसिक विशेषताएं तो सबको दिमाग में अपने आप आ जाती हैं कि मरुस्थल है तो उसमें ये चीजें होंगी। तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं जो वर्तमान कंडीशन है राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल की, वो यहाँ तक पहुंची कैसे, ये बना कैसे। शुरू में आपको पता है 13.7 अरब वर्ष पूर्व जब बिग बैंग की घटना हुई, उसके बाद धीरे धीरे पृथ्वी का, ग्रहों का, सूर्य का, तारों का, सबका निर्माण हुआ, चंद्रमा का निर्माण हुआ, मनुष्य जो है उसका जन्म हुआ, सबसे पहले जो जलीय जीव थे उनका हुआ, उसके बाद सीक्वेंस में हुआ। ये हम जो भूगर्भिक समय सारणी पढ़ते हैं उसमें आता है, ये बहुत सारे काल हैं, क्रम है, उसी हिसाब से हुआ। तो इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कि वो आज जिस कंडीशन में है कैसे पहुंचा है यहाँ तक। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। हमने जो भूगर्भिक समय सारणी पढ़ी है, हरपुल सर बता रहे थे कि हम उन्होंने डिस्कस किया है क्लास में, भूगर्भिक समय सारणी में एक महाकल्प पढ़ते हैं हम, और उस महाकल्प का नाम क्या है। नहीं, वैसे तो डिवाइडेशन देखेंगे तो ऊपर की तरफ आद्य महाकल्प, उसके बाद पुरा महाकल्प या पैलियोजोइक, फिर मेसोजोइक या मध्यजीवी, और लास्ट में है नवजीवी जो सबसे नया है सेनोजोइक। उनमें से जो मध्यजीवी है जिसको मेसोजोइक भी कहते हैं, उस काल से इसकी शुरुआत मानते हैं रेतीला मरुस्थल की। कैसे हुई शुरुआत, और उसके कुछ प्रमाण भी मिलते हैं। और ये जैसे कोई भी भूगोलविद कह रहा है, कोई अपनी किताब में लिख रहा है, तो वो ऐसे नहीं लिखते, उनको उसके कुछ प्रमाण मिलते हैं इसलिए वो लिखते हैं। मेसोजोइक का क्या सबूत है यहाँ पर, तो मेसोजोइक महाकल्प में क्या था उस समय, और ये मेसोजोइक का लगभग काल है आज से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के और 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक, उस समय की बातें हैं। उस समय जैसे ऐसा मानते हैं भूगोलविद कि राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है वो टेथिस भूसन्नति का भाग था। भूसन्नति का मतलब होता है जैसे दो पहाड़ी एरिया हैं और उनके बीच में कम गहरा भाग होता है, उथला। कम गहरे का मतलब होता है बहुत ज्यादा डीप नहीं। और होता क्या है, बारिश के साथ दोनों पहाड़ों से धीरे धीरे अवसाद जमा होता है, अवसाद जमा होकर के तली में जमा होता रहेगा। जैसे ही तली पर बहुत ज्यादा अवसाद जमा हो जाएगा, तली पर दबाव लगेगा। बहुत ज्यादा अगर अवसाद जमा होता है तो तली पर दबाव लगता ही है, लगेगा। तो दोनों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं दोनों तरफ से, अगर आप सोच के देखो कोई ये चीज आपके दोनों हाथ में है, आपने ये एक रबर बैंड से बांध लिए, और अगर आप उस रबर बैंड पर किसी दूसरे व्यक्ति को कह करके जोर लगवाते हो नीचे की तरफ, तो अपने हाथ ऑटोमेटिक उस रबर बैंड पर जोर लगने से पास आएंगे। और ये सब समझाया है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ये। हमें तो केवल बेसिक समझ ये बनानी है कि भूसन्नति होती क्या है, बस। तो वो पास आए, पास आए तो जो अवसाद जमा थे वो दबे, और इस तरह से नए स्वरूप बने। तो भूसन्नति क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच में कम गहरा भाग जिसमें पानी भरा होता है, ठीक है। तो टेथिज भूसन्नति जो थी ये उसका भाग था। अब ये पता कैसे चला, उसका सबूत क्या मिला, तो जो बाड़मेर का एरिया है, पश्चिम रेतीला मरुस्थल का ही भाग है बाड़मेर का जिला, तो उसके अंदर समुद्री कछुए जो हैं, जो उस समय हुआ करते थे किसी टाइम में, समुद्री कछुए, उनका प्रमाण मिलता है कि यहाँ पर थे। इसके अलावा मगरमच्छों का प्रमाण मिलता है, और कुछ और चीजें हैं, जैसे अभी वहाँ खारे पानी की बहुत सारी झीलें हैं। और तैतीस सागर भी कैसा था, खारे पानी से खारा पानी उसमें था, खारा पानी भरा हुआ था। लवणीय मृदा है वहां पर, जैसे कि तैतीस भूसन्नति में बताई जाती है। तो ये सारे सबूत जो हैं वो सबसे पहले हमें बताते हैं कि हमारा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल जो है राजस्थान का भौतिक प्रदेश, वो मेसोजोइक महाकल्प में तैतीस भूसन्नति का भाग था। उसके बाद क्या क्या हुआ, चलो वो तैतीस भूसन्नति का भाग था, अगला इससे मूवमेंट क्या हुआ, लगभग आप मान के चलिए 6.5 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व एक भू हलचल हुई। भू हलचल का मतलब होता है जमीन में अमूलचूल परिवर्तन होते हैं, चीजें दब जाती हैं, जैसे यहाँ वनस्पति है,
जीव जंतु रहते हैं, मनुष्य रहता है, और अचानक से कोई ऐसा बदलाव आए कि सारा जमीन के नीचे दब जाए। ऐसी ही चार भू हलचल हुई हैं। सबसे पहले चर्नियन या प्रीकैम्ब्रियन भू हलचल हुई, उसके बाद कैलिडोनियन हुई, फिर हर्षिनियन हुई, और सबसे जो अभी लेटेस्ट की बात करें, लेटेस्ट का मतलब 6.5 से 7 करोड़, ज्योग्राफी में यही लेटेस्ट है। आपको लगेगा सर 6.5 करोड़ वर्ष बहुत होते हैं, लेकिन अब लेटेस्ट भू हलचल वही है। उसको कहते हैं अल्पाइन भू हलचल, और ये हुई टर्सरी कल्प में। टर्सरी कल्प सेनोजोइक का पार्ट था, आपने पढ़ रखा है तो आपको दिमाग में आ रहा होगा। तो उस समय ये भू हलचल हुई, और उस भू हलचल के टाइम में क्या हुआ, जितने भी पेड़ पौधे थे, सघन वनस्पति थी, वो सारी दब गई। और दबने से जो पेड़ पौधे थे उनसे तो क्या बन गया, लिग्नाइट कोयला। और जो जीव जंतु दबे उनसे पेट्रोलियम पदार्थ बन गए, गैस बन गई। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं अगर वो दबते हैं, हम में कार्बन है, मनुष्य में कार्बन है, जीव जंतुओं में कार्बन है, जब वो दबते हैं तो उनसे क्या बनता है, इसी तरह के जो ईंधन है, जैविक ईंधन जिसको हम बोलते हैं, पेट्रोलियम बन सकता है, गैस बन सकती है, वो सारे उस समय अल्पाइन भू हलचल से बने। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर पेड़ पौधे कहाँ से आ गए, हम तो बात कर रहे हैं टेथिस भूसन्नति की। उस समय तो आप कह रहे हो वहां तो समुद्र होगा, पेड़ पौधों का आना कैसे हुआ, इतनी सारी सघन वनस्पति। तो उसका भी अपने यहाँ प्रमाण मिलता है। और वो कहाँ मिलता है, तो जैसलमेर जो जिला है वहां पर आकल नाम का एक गांव है, और जहां पर लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। और वो किस फॉर्म में मिले हैं, तो पाषाण, पत्थर की तरह मजबूत होकर के। वरना तो अगर लकड़ी होती तो वो गल करके खत्म हो जाती, पत्थर की तरह मजबूती में मिले हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सघन वनस्पति हुआ करती थी टर्सरी कल्प में, जो अल्पाइन भू हलचल में नीचे दब गई। दब गई तो उससे इस तरह जैसे लिग्नाइट कोयला बन गया, और मनुष्य जीव जंतुओं के दबने से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बन गई। ये एक बदलाव और हो गया, मेसोजोइक महाकल्प। उसके बाद हम आ गए ट्रेसरी कल्प, और ट्रेसरी के अंदर हमने क्या देख लिया, अल्पाइन भू हलचल, यहाँ तक पहुंच गए। उससे आगे भी सर, अब चलो ये बात तो हो गई लिग्नाइट कोयला, जैसे अभी मिलता ही है, वहां पर लिग्नाइट कोयला मिल रहा है पश्चिमी राजस्थान के जो हिस्से हैं, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में। और बहुत सारे जैसे कि आप करंट में भी पढ़ते हैं कि वहाँ पर मंगला, और इसके अलावा और भी बहुत सारे पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के कुएं खोदे जा रहे हैं, वहाँ ड्रिल होकर के। पंचभद्रा में भी रिफाइनरी लग रही है, तो वहाँ ये इस तरह का ईंधन भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ हैं। ये साबित यहाँ तक हो गया कि भाई टर्सरी कल्प में अल्पाइन भू हलचल के समय यहाँ लिग्नाइट कोयला और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थ बन गए, यहाँ तक पहुंचे। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, तो इससे आगे आता है प्लिस्टोसीन युग, और वो है क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो कल्प था उसका प्लिस्टोसीन युग। उसके अंदर क्या हुआ, तो उसके अंदर जो हमारा पश्चिमी जो भाग था रेतीला मरुस्थल वाला जो आज है, वो भाग अपने आप जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ गया। बाकी सारे भौतिक प्रदेशों की अपेक्षाकृत क्या हुआ, थोड़ा ऊपर उठा। अब थोड़ा ऊपर उठेगा, जैसे मान लो कोई चीज है यहाँ पे, यहाँ कोई नदी पहले से बह रही है, ये हमारा भौतिक प्रदेश है, पहले से कोई नदी बह रही है। जैसे ही ये भाग ऊपर उठेगा तो ये नदियां क्या करेंगी, जैसे ये बीच वाला भाग ऊपर उठ गया जमीन से, तो कुछ नदियां इधर से बहना शुरू कर देंगी, कुछ इधर से बहना शुरू कर देंगी, लेकिन इस वाले भाग में तो कोई नदी नहीं रहेगी, इस वाले भाग की सारी नदियां समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा ही अपने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के साथ भी हुआ। प्लीस्टोसीन युग में इसका थोड़ा सा बाकी सतह से उठाव हुआ, जमीन से थोड़ा ऊपर उठा। जैसे ही ऊपर उठा तो यहाँ की जो नदियां थी उनका अलग अलग दिशाओं में विभाजन हो गया, और पानी की जो मात्रा बची हुई थी वो भी धीरे धीरे सूर्य के प्रकाश से, मान लो, भौतिक अपक्षय हुआ। अपक्षय का मतलब होता है, ये एक भौतिक क्रिया है, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, वहाँ सर ने आपसे डिस्कस की होगी। धीरे धीरे उसके प्रभाव से जो मिट्टी के कण थे वो बिल्कुल सूखे हो गए, शुष्क हो गए, और हमारा पश्चिमी रेतीला मरुस्थल अस्तित्व में आया। आप समझ गए होंगे क्लास में, हम लिखेंगे भी किसी भी चीज को। एक तो देखो भूगर्भिक समय सारणी के जो बिंदु आते हैं ना, वो थोड़े से कई बार हमें भारी लगते हैं। तो अगर एक बार आप याद कर लेंगे, और मोटा मोटा याद कर लो, जैसे कल्प, महाकल्प कौन से हैं, उसके बाद उनका डिवाइडेशन, उससे आगे वो वर्ष वगैरह नहीं भी याद हो तो केवल उनके नाम ध्यान में रह जाएं, ताकि बेसिक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बनी रहे। जैसे प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, फिर इससे नीचे जाते हुए सारे जितने भी हैं, ठीक है।
और भू हलचल कौन से के समय कौन सी हुई, कार्बोनिफेरस कौन सा है, परमियन कौन सा है, ठीक है, सेनोजोइक कौन से हैं, टर्सरी उसमें कौन सा है, क्वाटरनरी कौन सा है, मेसोजोइक के 3 पार्ट जो हैं, जुरासिक, ट्रियासिक, क्रिटेशियस, ये कौन से हैं। तो थोड़ा उनका नाम ध्यान रह जाए ताकि यहाँ ज्योग्राफी में बीच बीच में ये काम आएंगे। जैसे अभी हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थल पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम अरावली प्रदेश पढ़ेंगे, तो वहाँ प्री कैम्ब्रियन काम में आएगा। तो थोड़ा बेसिक आपको समझ उसके बारे में होनी चाहिए। हम लिख भी लेते हैं इन चीज़ों को वापस से, अगर आपको समझाऊं मैं, चलो लिख करके एक बार समझते हैं। आप नोट्स लिखना शुरू करें इस बारे में। देखिए सबसे पहले ये पहला बदलाव क्या हुआ था, उससे ही हम शुरू करते हैं। मैसोजोइक, मैसोजोइक को हिंदी में कहते हैं मध्यजीवी। मध्यजीवी महाकल्प में क्या हुआ, तो उसमें अभी हमने देखा ये पश्चिमी है, शॉर्ट में लिखा हुआ है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, मैसोजोइक महाकल्प में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल टैथिज महासागर का भाग था। या टैथिज सागर लिख लो, टैथिज भूषण नदी लिख लो। टैथिज सागर का भाग था। हम ये लाइन जो कह रहे हैं उसका रीजन है, कैसे था हमने बात की अभी। इसका प्रमाण क्या मिलता है, तो इसका प्रमाण ये मिलता है कि बाड़मेर के अंदर इससे जुड़े हुए कुछ सबूत मिले हैं। यहाँ सामने की तरफ एरो बना करके लिख लें प्रमाण। तो सबसे पहला प्रमाण तो लिख लें, खारे पानी की लवणीय झीलें यहाँ पर हैं। सेकंड प्रमाण की बात करें तो यहाँ पर बाड़मेर में समुद्री कछुए, और ये समुद्री कछुए आप जानते हो रेगिस्तान में तो रहेंगे नहीं, ये वहीं रहेंगे जहां पानी का भराव रहता है, जहां सागरीय भाग है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये टेथिस सागर का भाग था। और मगरमच्छों के पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं। ये प्रमाण है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारा मरुस्थल जो है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, वो किसी ना किसी समय मेसोजोइक महाकल्प में टेथिस सागर का भाग था। नेक्स्ट, अगला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि सेकंड पॉइंट पे हम इसी के नीचे सीक्वेंस में लिखेंगे कि जो टर्सरीय या तृतीयक, टर्सरीय जो कल्प था, और ये किसका भाग था, नवजीवी महाकल्प। टर्सरीय कल्प में अल्पाइन भू हलचल, अल्पाइन भू हलचल के कारण पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में, मरुस्थल को भी मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में मौजूद सघन वनस्पति व वन्य जीव
क्रमशः है किस किस में बदल गए? तो जो वनस्पति थी वो तो बदल गई लिग्नाइट कोयले में। जो अभी भी वहाँ पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भागों में, बाड़मेर में और इसके अलावा बीकानेर में, ऐसे क्षेत्रों में बहुतायत में मिलता है लिग्नाइट कोयला। दबकर क्रमशः लिग्नाइट कोयले व जैविक ईंधन, जैविक ईंधन से यहाँ मतलब है पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं वो कोष्टक में आप लिख लें, पेट्रोलियम पदार्थ व प्राकृतिक गैस में बदल गए। टर्सरी कल्प में अल्पाइन भूअलचल के कारण पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाले भाग में मौजूद सघन वनस्पति, यहाँ थोड़ा सा इसको जोड़ लेंगे, सघन वनस्पति व वन्यजीव दबकर क्रमशः लिग्नाइट कोयले व जैविक ईंधन में परिवर्तित हो गए। और इसका क्या सबूत मिलता है कि यहाँ पर सघन वनस्पति थी? तो इसका सबूत हमें ये मिलता है कि जैसलमेर के अंदर एक आकल नामक जो गांव है, इसके अंदर हमें क्या मिले हैं? लगभग आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व के लकड़ी के अवशेष मिले हैं। इसकी वजह से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर सघन वनस्पति रही होगी। इसके अलावा एक उसी आकल गांव के आसपास के क्षेत्र में डायनासोर्स के सबूत भी मिलते हैं कि यहाँ पे डायनासोर्स भी था। तो ये सारे सबूत मिलते हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ट्रेजरी कल्प में ऐसा हुआ होगा। और ये दोनों चीजें लिग्नाइट कोयला और प्राकृतिक गैस और इसके भंडार हम वहां देखते भी हैं, इसलिए हम ये चीज मान सकते हैं। इसके पीछे प्रमाण जो हमने सेकंड पॉइंट लिखा है, इसके पीछे प्रमाण लिखेंगे। पश्चिमी जो रेतीला मरुस्थल है उसी का एक भाग है जैसलमेर जिला। तो जैसलमेर में आकल वुड, यहाँ आकल गांव है, वुड का मतलब है कास्ट लकड़ी, आकल वुड फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म, आकल वुड फॉसिल्स के अवशेष मिले हैं। इस वजह से हम आराम से बता सकते हैं कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में किसी समय सघन वनस्पति रही होगी। ठीक है, तो अब तक जो बिंदु हमने देखे हैं प्रमाण के साथ देखे हैं। हम क्यों किसी चीज को मानते हैं? जब हमें उसका प्रूफ मिलता है। और जनरल लाइफ में भी हम ये चीजें करते हैं कि भाई मैंने ऐसा किया, ला सबूत दिखा। आपकी बात क्यों मानी जाएगी? तब मानी जाएगी जब आप उसके साथ कोई प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो जो भूगोल वेदा थे उन्होंने जब ये चीज बताई तो उसके साथ ये प्रमाण भी बताया कि ऐसा ऐसा परिवर्तन हुआ होगा। उस समय था तो कोई नहीं इतने पुराने टाइम का, वो केवल आज की जो चीजें मिलती हैं उनके हिसाब से पुराने समय का अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय ऐसा रहा होगा, उसके बाद ऐसा बदलाव हुआ होगा। तो ये हो गया जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल्स पार्क। अब ये वहां पार्क बनाया हुआ है, उसका नाम है आकलवुड फॉसिल्स पार्क, लेकिन वहां पे हमें अवशेष किसके मिले हैं? तो आकल नामक गांव में लकड़ी के अवशेष मिले हैं 18 करोड़ वर्ष पुराने। हम नीचे ये पॉइंट भी लिखेंगे। मिले हैं जो लगभग आज से 18 करोड़ वर्ष पुराने हैं। ठीक है, अब हम लगभग टर्सरी कल्प के उस स्तर तक आ गए जहां तक हमने बता दिया लिग्नाइट कोयले का निर्माण, इसके अलावा सघन वनस्पति के दबने से और जीव जंतुओं के दबने से जैविक ईंधन का, और ये पहुंच गए। इससे अगला जो पॉइंट था, अगला इसमें क्या बदलाव हुआ? अगला जो मुख्य बदलाव था पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में वो क्या था? तो वो था प्लिस्टोसीन। और प्लिस्टोसीन किसका भाग है?
भाग किसका है ये? चतुर्थक कल्प का। इंग्लिश में इसको क्वाटरनरी कहते हैं। उसमें क्या हुआ? प्लीस्टोसीन युग में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला भाग सामान्य सतह, आसपास की जो सामान्य सतह थी उससे थोड़ा सा ऊपर उठ गया। आसपास की सामान्य सतह से, और ऊपर उठने से क्या हुआ? उस समय जो भी नदियां उस क्षेत्र में थी, जितना पानी था, नदियां रही होंगी, पानी रहा होगा। अगर किसी एक भाग को ऊपर करते हैं तो उधर उस तरफ का पानी जो है ढाल के साथ दोनों तरफ चला जाएगा। तो इस वजह से वहां का पूरा पानी आसपास में चला गया और वहां बिल्कुल सूखा हो गया। प्लीस्टोसीन युग में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला भाग, यहाँ पे भाग भी लिख लें, आसपास की सामान्य सतह से ऊपर उठ गया, जिससे वहां के सभी जल स्रोत से में सारे आ जाते हैं। तालाब हो चाहे नदियां हो, स्रोत विस्थापित हो गए। विस्थापित का मतलब होता है, विस्थापित हो गए तो उससे अगला प्रभाव क्या होगा? उससे अगला प्रभाव ये होगा कि लगातार सूर्य की जो गर्मी पड़ेगी उसकी वजह से जो वाष्पीकरण होगा, उस वाष्पीकरण की वजह से वो मिट्टी जो वहां की है वो और भी ज्यादा बिल्कुल सूख जाएगी, और वर्तमान जो पश्चिमी मरुस्थल है वो अस्तित्व में आ जाएगा। ये हमने सीक्वेंस क्या पढ़ा है कि किस तरह से टैथिस भूसन्नति से हम यहाँ तक, इस पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का जो विकास है वो यहाँ तक पहुंचा है। क्लियर है? ये थोड़ा सा नोट कर लें, वीडियो पॉज करके लिख लें बच्चे। इससे आगे चलते हैं। ये हम पहुंच गए कहाँ तक? जहां तक हमें समझ आ गया कि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल हमारे सामने इस फॉर्म में, आज वाली फॉर्म में आया कैसे। नेक्स्ट हम इसी टॉपिक में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के बारे में ही आगे पढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे, इसका इसके सब डिवीजन क्या है, इसके और भाग क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, वापस से ऊपर मैं लिख रहा हूँ। और फाउंडेशन बैच वाले बच्चों को हमेशा ध्यान भी एक ही चीज रखनी है, हम भले ही धीरे पढ़ें लेकिन जितना पढ़ें वो ऐसा पढ़ लें कि उसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, फाउंडेशन का मतलब ही वही है कि भूगोल अगर पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, भारत का पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, कोई भी विषय पढ़ रहे हैं उसको ऐसा पढ़ लें कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ जाएं, उससे बाहर क्वेश्चन ना के बराबर जाए। ऐसा तो खैर हो सकता है, कई बार एक आध क्वेश्चन आ भी जाते हैं बाहर से, लेकिन मैक्सिमम उसके क्वेश्चन अपने सिलेबस से कवर हो जाएं। और हम इतना बेसिक जो है वो इसीलिए कर रहे हैं। हमने पश्चिमी रेतीला जनरली किताबों में या हम जहाँ भी देखते हैं क्लासों में, सीधा शुरुआत किससे हो जाती है? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसके बाद उसका डिवाइडेशन, बालुका युक्त क्षेत्र, बालुका मुक्त क्षेत्र, अर्धशुष्क जो इसका पार्ट है वो, और डिवाइडेशन के बाद में उसके बारे में जैसे बालुका स्तूप की बात कर ली और खत्म। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से इसलिए ले रहे हैं कि हमारा कोई कोई भी बिंदु, भले ही हमें 10 मिनट 15 20 मिनट की टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन बिंदु छूट ना जाए, इसलिए। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर क्लास थोड़ी सी ऐसे तो लंबी हो जाएगी अगर छोटी छोटी बातें करेंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं कि ये अपने फायदे में है चीजें। इसको दो तरह से डिवाइडेशन करते हैं। सबसे पहले, पहला है बिल्कुल जो पश्चिमी भाग है, हम एक बार मैप में भी देखेंगे इनको, एक बार लिख लें पहला भाग।
पहला है शुष्क मरुस्थल और सेकंड लिख सकते हैं इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब ये डिवाइडेशन कैसे है, जैसे आप नाम से एक बार देख पा रहे हो, शुष्क का मतलब तो है बिल्कुल सूखा, और अर्ध शुष्क का मतलब है थोड़ा कम सूखा। सूखा ये भी है, मरुस्थल ये भी है, लेकिन ये बहुत शुष्क है। अब वो कैसे शुष्क है, तो उसकी स्थिति ऐसी जगह है, भौगोलिक स्थिति जहां वर्षा की मात्रा बिल्कुल कम है। और यहाँ वर्षा की मात्रा की अगर बात करें तो लगभग 10 से 15%, 15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा है का औसत है यहाँ पर, जो बहुत कम है। आप देखेंगे राजस्थान में ही तो झालावाड़ जो जिला है, वहां पर लगभग वार्षिक वर्षा का औसत अगर देखें तो 150 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। और कहाँ आप देख रहे हो 10 से 20 सेंटीमीटर। तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल कम बारिश होने की वजह से एकदम शुष्क मरुस्थल वाला भाग रहता है। और ये है किधर से, तो हम मैप के अंदर एक बार देखेंगे, एक बार मैप से ही आप समझ लें। ये मैं आपके सामने राजस्थान का मैप बना करके फिर हम डिवाइडेशन करेंगे। ये हमारे सामने राजस्थान का मैप है, जिसमें आप आराम से अगर साइड का थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं तो नॉर्थ, साउथ, ये हमेशा हर मैप के साथ पहले ही लिख लें, वेस्ट और ईस्ट। हमारे सामने ये राजस्थान का मैप है। अब इसमें डिवाइडेशन कैसे है, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं नाम के साथ पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, तो मरुस्थल की स्थिति कहाँ होगी, राजस्थान के पश्चिम में। अब पश्चिम की दिशा में आप ये देख लें, लगभग हम देखेंगे तो राजस्थान के अंदर अरावली का जो क्षेत्र है, वो एक बार मैं आपको डिवाइडेशन बता दूं, यहाँ झुंझुनू के आसपास से शुरू करके और नीचे यहाँ सिरोही तक, इस तरह से इसका विस्तार है। अब मैंने आपने नोटिस किया होगा नीचे की तरफ अरावली को थोड़ा सा फैला के बनाया है, ऊपर की तरफ थोड़ा यहाँ फैला हुआ है, बीच में बिल्कुल सकरा भाग है। तो इसका रीजन ये है, और ये मैंने थोड़ा सा जानबूझ के हल्का सा बड़ा बनाया है ताकि हम यहाँ पे चीजें लिख पाए, इतना पूर्व में भी नहीं है अरावली। तो ये डिवाइडेशन, अब इसके इधर वाला जो भाग है, ये इस तरफ वाला जो पूरा भाग है, यहाँ से शुरू करके और बिल्कुल ठेठ पश्चिमी सीमा तक, हम चूंकि जानते हैं राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो ये जो राजस्थान की ये वाली सीमा है पश्चिमी भाग में, ये पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो इस सीमा तक अरावली से लेकर के राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक किसका विस्तार है, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का। अब इसमें मैंने दो जो टाइप बताए थे आपको, एक मैंने बता दिया अर्ध शुष्क वाला, एक मैंने बता दिया शुष्क वाला। तो ये डिसाइड होता है किससे, वर्षा रेखा जो बनती है। अब वो वर्षा रेखा कैसे बनेगी, देखिए हम जलवायु में ये चीज और थोड़ा सा पढ़ेंगे। राजस्थान में जो जनरली वर्षा होती है, उसमें अरावली जो है वो भारत के अंदर, आप मानसून अगर पढ़ चुके हैं या आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है अधिकांशतः वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अब दक्षिणी पश्चिमी मानसून का मतलब है दक्षिण और पश्चिम। तो जो हवाएं इधर से प्रवेश करेंगी, उनके क्या होता है, सामने कोई ना कोई अवरोध होना चाहिए। वर्षा कब होती है, जब पहाड़ पर्वत कुछ सामने हवाओं के आ जाता है, उसकी वजह से हवाएं टकरा कर ऊपर उड़ती हैं, ऊपर उड़ती हैं तो ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे तापमान में ऊपर की तरफ जाएंगे तो तापमान में कमी होती है, वातावरण में या वायुमंडल में ऊपर की तरफ जाने पर तापमान घटता है। आप पहाड़ पर जाएंगे तो आपको ठंडी हवाएं महसूस होंगी, वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि ऊंचाई के साथ
तापमान कम हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। लेकिन यहाँ जो हवाएं चलती हैं, जैसे मान लो यहाँ से हवा राजस्थान में प्रवेश कर गई, हवा ने प्रवेश किया, लेकिन आपको अरावली की स्थिति दिख रही होगी बिल्कुल इसके समानांतर। अब समानांतर कोई चीज़ है तो उसके बगल से ये निकल जाएगी, और ये हवाएं इतनी बारिश राजस्थान में नहीं करवाती, जिसकी वजह से क्या रहता है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। वृष्टि छाया का मतलब ऐसा प्रदेश जहाँ पे छाया, छाया नहीं, छाया का उससे कोई नहीं है। वृष्टि छाया इसलिए कह देते हैं कि ऐसा प्रदेश जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश कह देंगे। इसके अलावा यहाँ क्यों नहीं है वृष्टि छाया, क्योंकि यहाँ भी पवनें तो निकल ही रही हैं। उसका रीजन ये है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ही कुछ पवनें इधर से अराकान योमा और पेंगो योमा की श्रेणी है। म्यांमार वाला जो हिस्सा है, आप राजस्थान पढ़ेंगे तो उसमें भारत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, यहाँ की तरफ भारत के बिल्कुल पूर्व में म्यांमार जो देश है, वहाँ अराकान योमा और पेंगो योमा की पहाड़ी श्रृंखला है। और उसके बाद ऊपर जाते हैं तो हिमालय से टकरा करके कुछ जो किरणें हैं, सॉरी पवनें, वो घूम करके कहाँ आ जाती हैं, राजस्थान की तरफ। और यही पवनें अंदर प्रवेश करती हैं तो यहाँ पर ये सीधी अरावली से टकराएंगी और इस वाले भाग में खूब बारिश करती हैं। यहाँ सबसे ज्यादा खूब बारिश होती है, जैसे झालावाड़ यहाँ है, इस तरफ अच्छी बारिश होती है। बारा वाला जो भाग है उसमें अच्छी बारिश है। इसके अलावा, और ये सारी चीजें हम बरसात से संबंधित सारी चीजें हम जलवायु और बारिश वर्षा का जो वितरण है उसमें देखेंगे। अभी तो हम केवल समझने के लिए कि ये पश्चिमी रेतीला मरुस्थल बन क्यों गया, यहाँ बारिश क्यों नहीं पहुंचती, क्या इसका रीजन है, तो उसके पीछे रीजन है अरावली पर्वत श्रृंखला। अब डिवाइड करते हैं हम आगे। अब तो इस तरफ अब ध्यान इधर दे लें, ये चीजें बेसिक समझ के लिए थी हमारी, इनको मैं मिटा देता हूँ, लिखना भी नहीं है आपको। ये वाला भाग है, अब इसमें भी दो पार्ट हमने कर लिए, एक हो गया शुष्क, एक हो गया अर्ध शुष्क। वो कैसे होता है डिवाइडेशन, तो यहाँ से एक वर्षा रेखा बनी होती है इस तरफ घूम करके, ये जो एक बार ये हटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको मैप पूरा दिख जाए। ये जैसे मान लीजिए, अब ये इस वाले भाग से ये एक लाइन है मान लो, और यहाँ से गंगानगर के इधर से घूमते हुए इस वाले ये जो पूरा भाग है ये, और अरावली से ये जो बच गया वो, ये दोनों में डिवाइडेशन हो गया। ये तो हो गया शुष्क और ये हो गया अर्ध शुष्क। यहाँ वर्षा की मात्रा इसकी अपेक्षा कर थोड़ी ज्यादा है। यहाँ पर इस वर्षा रेखा को बोलते हैं 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, यानी अरावली से लेकर के यहाँ तक कितनी वर्षा होती है, लगभग औसतन 25 सेंटीमीटर। और इससे आगे 25 से भी कम होती जाएगी धीरे धीरे, यहाँ तक पहुंचेंगे तो बिल्कुल 10 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा रेखा तक ही पहुंच जाएंगे, या उससे भी कम हो जाएगी। इसलिए इससे इस तरफ अरावली से धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा और घटती जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर शुष्क परिस्थितियां और ज्यादा बन जाएंगी। बिना बरसात के मिट्टी कैसी हो जाती है, बिल्कुल सूखी। तो ये दो डिवाइडेशन हमने देख लिए, अर्ध शुष्क वाला भाग ये है और शुष्क वाला भाग ये है, और डिसाइड किससे हुआ, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। इसके अलावा एक चीज और देखनी है, हमारे जो अरावली वाला जो पार्ट है, यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर अरावली ऐसा तो है नहीं कि एक लाइन है सीधी, पहाड़ी और पर्वतों की श्रृंखला है जुड़ी हुई। तो पहाड़ों की आप जानते हो आराम से नीचे वाला जो फुट वाला भाग होता है, जो पहाड़ के नीचे का हिस्सा होता है वो खूब चौड़ा होता है। तो आप, मैंने ये लाइन के रूप में नहीं बनाई है, चौड़ी बनाई है इसी वजह से क्योंकि ये एक पर्वत श्रृंखला है। तो ये इसकी जो सबसे ऊपर का जो हिस्सा है, वहां पर अगर हम वर्षा रेखा की बात करें, यहाँ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर वर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, हम जनरली बुक्स में देखते भी हैं 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। अब इसके अगर पश्चिम की तरफ जाएंगे हम, तो अरावली का जो पश्चिम वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, मान लीजिए ये, इसके तलहटी के साथ साथ ये वाला हिस्सा, और इसी तरह से ये इधर भी एक हिस्सा बना देता हूं मैं, ये वाला भाग मान लो। अब मैंने आपको डॉट डॉट से, एक पिंक वाली जो डॉट लाइन है उससे एक लाइन बनाई है, और इस तरफ इस कलर के साथ मैंने एक लाइन बनाई है,
इसमें ये वाली जो रेखा है अरावली से जस्ट उसके जो फुट वाला पार्ट है, अरावली के पर्वतों का जो नीचे वाला हिस्सा है, उसके जस्ट पास में यहाँ पर मैंने जो लाइन खींची है, इसको कहते हैं 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्या कहेंगे? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। यानी इस भाग में लगभग कितनी वर्षा होती है? 40 सेंटीमीटर। फिर आगे बढ़ेंगे तो 30, 20, 25 भी आएगा, 15 भी आएगा, 10 तक आएगा, और 5% तक भी, 5 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है पहुंच जाए। इस तरह से यहाँ अरावली से पश्चिम की तरफ बढ़ने पर वर्षा की मात्रा तो घट ही रही है। तो ये हमने यहाँ तक अब तक क्या देखा है कि हमने जो दो भाग किए थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के, उसमें एक शुष्क था, दूसरा अर्ध शुष्क था। निर्धारित कैसे हो रहा है? तो बीच में एक 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है जिसने इसको दो भागों में बांट दिया। इसका पश्चिमी भाग, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिमी भाग जो है उसको हम कहेंगे शुष्क मरुस्थल, और उसके उस 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा और अरावली के बीच वाला जो भाग बच गया उसको कह देंगे अर्ध शुष्क मरुस्थली भाग। ये थोड़ा सा आपने इसमें समझ लिया, अब इसको लिख लेते हैं। आपने वर्षा रेखा देख ली, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा अरावली के पश्चिम की तरफ, 60 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो मैंने बनाई है ये है 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। जनरली आप किताबों में क्या देखते हो भाई? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बता दी, उसके इधर वाला सारा भाग जो है वो 50 सेंटीमीटर से आगे की तरफ जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जनरली जो पहाड़ी का जो एरिया होता है उसका जो टॉप रहता है, किसी भी पहाड़ी का बिल्कुल बीच वाला हिस्सा, वहां जनरली 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पूरे अरावली पर है। उससे आगे जाते हैं तो 40 है, फिर घटती जाती है। तो हम क्या मानेंगे? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल की पूर्वी सीमा क्या हो गई? 40 सेंटीमीटर। आज तक आप शायद पढ़ते रहेंगे 50 सेंटीमीटर, लेकिन इसको हमें क्या कंसिडर करना है? 40 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर एग्जाम में यही आधार मान के आ जाए कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो आपको उसको भी करेक्ट मानना है, और 40 सेंटीमीटर आ जाता है तो उसको भी करेक्ट मानना है। ठीक है? क्योंकि इसमें इसका विभाजन इसी तरह से होता है। पहाड़ी का सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो उसके जस्ट पहाड़ी के बिल्कुल पैर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर 40 सेंटीमीटर, और पूर्व की तरफ आएंगे तो 60 सेंटीमीटर। इस तरह से वर्षा रेखा में डिवाइडेशन होता है। अब हम इसको लिख लें बिंदुओं को। पहला पार्ट जो हमने किया था, अभी तक हम पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का डिवाइडेशन कर रहे हैं, कई बार करेंगे, आपको बिल्कुल समझते हुए चलना है। पहले, सबसे पहले डिवाइडेशन हमने किया है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल का दो भागों में वर्षा की मात्रा के आधार पर। उसमें से एक भाग है शुष्क मरुस्थल या पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, और सेकंड वाला है अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये दो डिवाइडेशन हमें लिखने हैं। तो ये पश्चिमी भी आप लिख सकते हो या शुष्क मरुस्थल भी आप लिख सकते हो। अब इसका विस्तार कैसे लिखेंगे? तो आप इसका विस्तार लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? जो पाकिस्तान के साथ राजस्थान सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा रेखा, या पूरा ही लिख लें इसको, औसत वार्षिक वर्षा रेखा के बीच का मरुस्थलीय भाग। अपने विस्तार देख लिया इसका। ये तो क्या है? शुष्क मरुस्थल। सेकंड डिवाइडेशन हम देख रहे थे अर्ध शुष्क वाला, इसी में नीचे लिख लेंगे।
अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क के अंदर अब ये इसकी अर्ध शुष्क मरुस्थल की पश्चिमी सीमा तो कौन सी हो गई? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और पूर्वी सीमा की तरफ आएंगे तो कौन सी हो गई? जो अरावली के बिल्कुल पास में थी, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। ये ध्यान रखना है। तो इसमें लिखेंगे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अरावली की तरफ 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच का भाग। अब हमने पश्चिमी रेतीला मरुस्थल को वर्षा की मात्रा के आधार पर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ हमने दिया पश्चिमी शुष्क मरुस्थल, जहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसके बीच का भाग आता है। सेकंड हमने लिख लिया अर्ध शुष्क मरुस्थल, जिसमें 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पूर्व की तरफ आएंगे तो अरावली के बिल्कुल फुट वाले जो एरिया है उसके पास 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। उन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसके और सब डिवीजन है, लेकिन चूंकि वीरदत्त सर बताएं, लगभग 1 घंटा अपनी क्लास को हो चुका है, तो हम अपनी क्लास को इसके बाद जो कंटिन्यू करेंगे वो अगली वीडियो में रहेगा, यही लेक्चर। यहाँ तक के नोट्स आप आराम से उसमें अलग से कॉपी मेंटेन करते हुए राजस्थान ज्योग्राफी की लिख लेंगे। मैं अगर 5 मिनट में शॉर्ट आपको एक बार रिवाइज कराऊं, तो अब तक आज की क्लास में हमने देखा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो 4 तरह का हमने सामान्य वर्गीकरण देख लिया। व्यक्तिगत वर्गीकरण भी हम देखेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ये जब पढ़ चुके होंगे थोड़ी समझ बन जाएगी तब देखेंगे। इसके बाद हमने 4 डिवाइडेशन किया। पश्चिमी रेतीला मरुस्थल, उसके जस्ट पूर्व की तरफ आएंगे तो अरावली प्रदेश, फिर और पूर्व की तरफ चलेंगे तो पूर्व का मैदान है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और दक्षिण पूर्व की तरफ पठारी प्रदेश। ये 4 तरह का हमने डिवाइडेशन देखा। उसमें हमने देखा कि राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना कितना प्रतिशत कौन कौन सा भाग है। संपूर्ण क्षेत्रफल में से 61.11% तो क्या था? 61.11 की जगह भी हम क्या बोलेंगे उसको? 61.11। पॉइंट के बाद की चीजें इसी तरह से बोलते हैं। तो 61.11% तो क्या था उसमें? पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। सेकंड पार्ट था अरावली, जो लगभग संपूर्ण क्षेत्रफल का 9% है। उसी से आगे चलेंगे तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो लगभग 23.30% है या 23.3% है। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कई बुक्स में या हो सकता है किसी गाइड में आपको ये 23.03 मिल जाए, वो बिल्कुल गलत है। आप उसको आराम से चैलेंज कर सकते हो। इस बारे में एक बार मुझे लगता है राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की कोई एग्जाम थी और उसमें ये प्रश्न आया भी था। उसके बाद उन्होंने 23.03 को कंसिडर किया, भाई इतना भाग है, ऑप्शन में था, और एक बच्चे ने शायद उसको कोर्ट में चैलेंज किया था और उसके बाद उस ऑप्शन को बदलना पड़ा। तो जहाँ सही है वहाँ सही है। एनसीईआरटी में चीज़ें दे रखी हैं तो हम आराम से उनको विश्वास से याद कर सकते हैं। तो 23.3% हम याद कर सकते हैं। राउंड फिगर में देखें तो 23% ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो लास्ट रह गया दक्षिणी पूर्वी पठार, तो उसको 6.59% हम ध्यान रखेंगे। जनसंख्या वाइज देखें तो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल में 40%, उसके बाद अरावली प्रदेश में 10%, उसके बाद नीचे देखें मैदानी प्रदेश तो उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या का दबाव है, लगभग 39%। और फिर और नीचे आए दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में तो लगभग 6.59% तो क्षेत्रफल में हिस्सा, लेकिन जनसंख्या में लगभग 11% के आसपास उसका हिस्सा है। फिर हमने देखा किस तरह से पश्चिमी रेतीला मरुस्थल आज जिस फॉर्म में है उसमें आया है, वो हमने देख लिया। मेसोजोइक में क्या था, क्या सबूत इसके पीछे है, टर्सरी में क्या हुआ, उसके बाद प्लिस्टोसीन युग में क्या रहा, और आज का फॉर्म कैसे है ये देखा। और उसके 2 डिवाइडेशन हमने देख लिए, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। और उनका विभाजन का आधार हमने क्या देखा? वर्षा की जो रेखा है, वर्षा की जो मात्रा है दोनों में। तो पश्चिमी जो शुष्क मरुस्थल वाला भाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ है, उसमें बिल्कुल कम बारिश होती है। उससे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक कौन सा भाग है? वो शुष्क मरुस्थल। और उससे और आगे आएंगे तो 25 से लेकर के 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक कौन सा भाग है? अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो बच्चे एक तो कंफ्यूज नहीं होंगे, 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा उनके लिए हो सकता है नहीं हो। हमने आज तक जीके की जनरली 90% ऐसी किताबें हैं जिनमें उसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही पढ़ा है।
फैक्ट ये है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां से गुजरती है, तो वहां से तो हम मरुस्थल की शुरुआत नहीं मान सकते, इसलिए मैंने 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा बताई है। लेकिन फिर भी अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का ऑप्शन आया तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर 40 भी साथ में आता है तो चूंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा दे रखी है, तो हम चैलेंज कर सकते हैं इस चीज को कि 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन वहां पे होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। जन्माष्टमी की आप सभी को फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं। राम नंदलाल जी जो हैं उनका आप सभी मैं मानूंगा, या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि आप उनका जन्मदिन बहुत अच्छे से हर्षोल्लास से मनाएंगे, व्रत भी कर रखा होगा कुछ भाइयों ने और बहनों ने। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नोट्स आप बनाते रहें, थोड़ा ये ध्यान रखें। धन्यवाद।